नमस्कार एवरीवन। फिर से मिलते हैं एक नए सेशन में जहां पे हम लोग वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने प्रेसिडेंट के 2 सेशन अटेंड करे हैं जहां पर हमने प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन, इलेक्शन, इन सब के बारे में बात करा और दूसरे सेशन में हमने किसी के बारे में बात करा है, उनकी पावर्स के बारे में। तो अगर आपने वो सेशन नहीं देखे हैं तो आप कृपया करके उनको देखें। अब इस सेशन में हम लोग वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बारे में जानना चाहते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो सेकंड हाईएस्ट ऑफिस है हमारे भारत में और ये हमने लिया है अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट को देखते हुए ये पोस्ट हमने। इनका जो इलेक्शन होता है वो प्रेसिडेंट साहब की तरह ही होता है, जैसे कि सिस्टम होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का और सिंगल ट्रांसफर वोट होता है और सीक्रेट बैलेट पर होती है और इनडायरेक्ट इनका इलेक्शन होता है। दूसरा ये है कि इनका जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उनमें दोनों हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स और नॉमिनेटेड मेंबर्स दोनों पार्ट लेते हैं। वाइस प्रेसिडेंट साहब के इलेक्शन में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या यूटी पार्ट नहीं लेती है, याद रखिएगा। इनके इलेक्शन में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर्स पार्ट लेते हैं। इनकी जो क्वालिफिकेशन होती है वो ये है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने बहुत जरूरी है, उन्होंने अपने 35 साल पूरे कर लिए हों। दूसरा, वो राज्यसभा के मेंबर की क्वालिफिकेशन रखते हों। तीसरा, उनके पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर वो प्रेसिडेंट हैं या वाइस प्रेसिडेंट हैं या यूनियन मिनिस्टर हैं या गवर्नर है या स्टेट मिनिस्टर हैं तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं काउंट होता है, तो वो इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है। दूसरा, जैसे प्रेसिडेंट में 50 प्रपोजर और 50 सेकेंडर चाहिए थे, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए 20 प्रपोजर्स और 20 सेकेंडर चाहिए। 15,000 का डिपॉजिट होगा आरबीआई के अंदर। डन जी। वो ओथ जो लेते हैं वो प्रेसिडेंट साहब के सामने ओथ लेते हैं और अपॉइंट उन्हीं के द्वारा किए जाते हैं, या माफी चाहता हूं, प्रेसिडेंट साहब के, या प्रेसिडेंट साहब किसी और को बोलते कि आप इनकी ओथ ले लीजिए, तो प्रेसिडेंट साहब के एब्सेंस में वो पर्सन जिनको वो अपॉइंट करते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट की ओथ लेते हैं। टर्म ऑफ ऑफिस 5 साल के लिए होता है, प्रेसिडेंट साहब को रिजाइन करते हैं। तीसरा, अगर उनको रिमूव किया जाना है तो एक सिंपल रिजोल्यूशन पास होता है राज्यसभा के द्वारा बाय एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। पॉइंट ये है कि वो जो रेजोल्यूशन पास हो रहा है वो लोकसभा के एग्रीड होना चाहिए। 14 दिन का प्रायर नोटिस दिया जाता है उनको, फिर उनके ऊपर भी महाभियोग का केस लग सकता है। तीसरा, आगे कहानी ये है कि उनके जो इलेक्शन डिस्प्यूट है वो सुप्रीम कोर्ट देखती है, ठीक है, बस इतना बात है, और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है वही फाइनल माना जाता है। ये थे वाइस प्रेसिडेंट साहब के बारे में। फिर हमारे पास आता है प्राइम मिनिस्टर साहब। प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो हमारे रियल एग्जीक्यूटिव है, उनको डी फैक्टो रूलर भी बोला जाता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट की तरह कार्य करते हैं, ठीक है। आर्टिकल 75 ये कहता है कि प्रेसिडेंट साहब उनको अपॉइंट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी कोई भी ऐसा प्रोसीजर नहीं लिखा हुआ कि उनका सिलेक्शन कैसे होगा, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, लेकिन प्रेसिडेंट साहब उस लीडर को अपॉइंट करते हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर जो लोकसभा में मेजॉरिटी पार्टी होती है, उनको प्राइम मिनिस्टर सौंपा जाता है। अगर कोई मेजॉरिटी पार्टी नहीं है तो प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशन पावर का इस्तेमाल करते हुए जो भी लार्जेस्ट पार्टी होती है उसके लीडर को, या कोलिशन सरकार बनी है उसके लीडर को वो अपॉइंट कर सकते हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर, और फिर उनको बहुमत हासिल करना पड़ेगा 1 महीने के अंदर अंदर, ठीक है जी, याद रखना। जब मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई थी 1979 में, तो नीलम संजीव रेड्डी को प्रेसिडेंट साहब ने प्राइम मिनिस्टर, माफी चाहता हूं, नीलम संजीव रेड्डी जो प्रेसिडेंट थे उस समय पे, उन्होंने चरण सिंह को, कोलिशन लीडर थे, उनको एज ए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया था। प्रेसिडेंट साहब को ओथ देते हैं और उनके पास जो पावर होती है वो इन टर्म्स ऑफ बहुत सारी पावर है। 3 पावर के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के प्रति उनकी क्या पावर है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होते हैं, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिकमेंड करते हैं ताकि प्रेसिडेंट साहब उनको अपॉइंट कर सकें। वो उनके पोर्टफोलियोज को रीशफल कर सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं। कौन? प्राइम मिनिस्टर। किसके पोर्टफोलियोज को? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, ठीक है। और किसी भी मिनिस्टर को रिजाइन करने के लिए कह सकते हैं, किसी भी मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट साहब के थ्रू, ठीक है। वो किसी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग्स को प्रिसाइड करते हैं। प्रेसिडेंट साहब अगर रिजाइन कर देते हैं या मर जाते हैं तो मिनिस्टर्स फंक्शन नहीं कर सकते हैं, लोकसभा रद्द कर दी जाती है।
फिर आता है उनकी पावर्स प्रेसिडेंट के प्रति क्या है, वो प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में प्राइम प्रिंसिपल चैनल होते हैं। ठीक है, कौन, प्राइम मिनिस्टर साहब, वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं ताकि वो अपॉइंटमेंट कर सकें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, कैग की, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी के या मेंबर्स ऑफ यूपीएससी के, इलेक्शन कमिश्नर की या उनके मेंबर्स, इलेक्शन कमीशन के अदर चेयरमैन की या मेंबर्स की, या फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स को अपॉइंट करने के लिए प्रेसिडेंट साहब को सलाह देते हैं। पार्लियामेंट के प्रति उनकी क्या है, वो लीडर ऑफ द लोअर हाउस होते हैं। दूसरी बात ये कि प्रेसिडेंट साहब को एडवाइस करते हैं ताकि वो सम्मन कर सके पार्लियामेंट के पहले सेशन को। तीसरा, वो रिकमेंड करते हैं लोकसभा को भंग करने के लिए प्रेसिडेंट साहब को एनी टाइम। तीसरा, वो अनाउंस करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज जो कि चल रही होती है, उनको भी अनाउंस करने का जिम्मा उन्हीं के पास होता है। अदर पावर और फंक्शंस क्या होते हैं कि वो चेयरमैन होते हैं प्लानिंग कमीशन के, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के, इंटर स्टेट काउंसिल के, नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल के वो चेयरमैन होते हैं। ठीक है, वो फॉरेन पॉलिसी को शेप देते हैं। वो चीफ स्पोक्स पर्सन होता है यूनियन गवर्नमेंट के। वो क्राइसिस मैनेजर होते हैं, अगर कोई भी इमरजेंसी होती है तो क्राइसिस मैनेजर इन चीफ होते हैं पॉलिटिकल लेवल पर। ठीक है, वो एज अ लीडर ऑफ द नेशन वो वेरियस सेक्शन ऑफ पीपल से मिलते हैं जो कि स्टेट से होते हैं ताकि उनकी प्रॉब्लम्स को सुना जा सके। तो ये सब पावर थी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की। आशा करता हूं ये सेशन भी आपको काफी सुखद लगा होगा। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस सुनने के लिए हमसे कनेक्ट होएं। धन्यवाद।